Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. In this lecture, we will start a new topic, but before that, we have to discuss this pink block, which is on your book, page number 173. A clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. यानी कि एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो इंसानी जिस्म के टेम्परेचर दर्जा हरारत को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट हैज़ अ नैरो रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक. 35 से कम का टेम्परेचर ये शो नहीं करवा सकता और 42 से ज़्यादा का, क्योंकि इसकी रेंज यानी इसके ऊपर जो स्केल्स के नंबर्स होते हैं वो 35 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और 42 तक होते हैं. तो इसके बाद का और इससे पहले का टेम्परेचर जो होता है वो हमें ये शो नहीं करवा सकता. इट हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी टू रिटर्न, दस इट्स रीडिंग्स डज नॉट चेंज अंटिल रीसेट. विच मीन्स कि इसकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है, यानी जब हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस बल्ब को अपने माउथ में रखते हैं, अपनी टंग के नीचे यानी ज़ुबान के नीचे जब इसको रखते हैं तो वो टेम्परेचर थर्मोमीटर जब मेजर कर रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि जब हम उसको मुंह से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को तो वो फ़ौरन से रीसेट हो जाए इसकी रीडिंग्स. यानी वो थोड़ी देर के लिए वहीं रहता है. कब तक? जब तक कि हम लोग उसको खुद रीसेट नहीं कर दें. उसकी रीडिंग्स चेंज नहीं होती फ़ौरन से. यानी ऐसा नहीं कि हमारा टेम्परेचर उसने मेजर किया और जब हमने उसको मुंह से बाहर निकाला तो वो टेम्परेचर रीडिंग्स जो है उसकी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता. तो ये जो पिंक ब्लॉक है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. यानी व्हाट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. और MCQs में ये पूछा जा सकता है कि इसकी रेंज क्या है. यानी 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं और जो ठीक वाला होता है आपने उस पर मार्क करना होता है. तो सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ टॉपिक नंबर 8.3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. विच मीन्स कि स्पेसिफिक पहले देखते हैं स्पेसिफिक का क्या मतलब है, फिर हीट और फिर कैपेसिटी. स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस यानी लिमिटेड. ठीक है. अगर एक स्कूल के क्लासरूम में हम चाह रहे हैं कि हम 10 या 15 स्टूडेंट्स को हम बिठाएं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ना हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्लासरूम जो है 15 स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक है. यानी इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते. मतलब उसकी जो रेंज है वो फिक्स कर दी जाती है, यानी 15 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे बैठेंगे, वो स्पेसिफिक हो जाता है रूम 15 स्टूडेंट्स के लिए. एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, मैट्रिक के बाद जब आप लोग कॉलेज की तरफ मूव करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपने जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए हमें उस कॉलेज के हमारे जो मार्क्स हैं उस कॉलेज के मेरिट के अकॉर्डिंग होने चाहिए. तो वो एक स्पेसिफिक मेरिट होता है. अगर उतने मार्क्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं. ठीक है. तो स्पेसिफिक का आई होप कि समझ आ गया होगा आपको क्या मतलब है. हीट हमें पता है, हरारत को कहते हैं, थर्मल एनर्जी, क्या कैपेसिटी. 2 कंटेनर्स हैं जैसे, तो एक कंटेनर जो है अगर 5 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो कंटेन कर सकता है और दूसरा जो है 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इट मीन्स कि उनकी कैपेसिटी अपने लिहाज से एक ही ज़्यादा और एक ही कम है. यानी जिसमें हमने 5 लीटर्स ऑफ वाटर डाला है वो फुल हो गया है, उसमें हम मज़ीद पानी नहीं डाल सकते. इट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी ही इतनी थी कि वो अपने अंदर 5 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो कंटेन कर सके, और 10 लीटर्स वाले की 10 लीटर्स कैपेसिटी थी. ठीक है. तो ये कैपेसिटी का मीनिंग हो गया. नेक्स्ट देखना हमने कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है. पहले ये जो पैराग्राफ है ये रीड आउट करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या मीनिंग है, और इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली ड्राइव करना चाह रहे हैं वो किस तरह से कर सकते हैं और इसका यूनिट कैसे ड्राइव करना है. जनरली व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस. यानी कि ये तो एज़ यूजुअल हमें पता है ये बात कि अगर किसी बॉडी को हीट अप कर रहे हैं हम तो उसका टेम्परेचर, अगर थोड़ी हीट दे रहे हैं उसको तो टेम्परेचर भी कम होगा, बट अगर जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाते हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाता है. ठीक है. तो ये हो गया इसमें. इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय इट. विच मीन्स कि जब किसी बॉडी को हीट अप किया जाता है और जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर भी राइज़ करता है. वो तो हमने ऑलरेडी ये वाली पहली वाली लाइन में ये बात पढ़ ली. नेक्स्ट उन्होंने ये बताया है कि जो हीट टेम्परेचर राइज़ होता है ना, जब तो हमें उस टेम्परेचर के राइज़ होने से हमें ये पता चलता है कि बात वही है, बस उन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज करके बताया है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमें ये पता चलता है कि इस बॉडी ने कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कंज्यूम की है, यानी इसके अंदर कितनी अब्जॉर्ब हुई है हीट, कितनी जज्ब हुई है हीट.
ठीक है। तो यानी टेम्परेचर के बढ़ने से पता चलता है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब की है इसने, और हीट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, यानी एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिखा हुआ है। यही चीज़ आपको बताने के लिए कि हीट जो है, हीट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर के राइज होने से हमें पता चलता है कि हीट ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। It has also been observed that the quantity of heat delta Q required to raise the temperature delta T of a body is proportional to the mass m of the body. अब नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर्स की जैसे कैपेसिटी के लिए एग्जांपल दी थी, उसी तरह ये 2 कंटेनर्स की एग्जांपल है कि 2 कंटेनर्स हैं हमारे पास। जो छोटा वाला है उसकी कैपेसिटी 5 लीटर्स की है और बड़े वाले की 10 लीटर्स की है। तो अगर 5 लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसको मैं बॉईल करना चाह रही हूँ, तो उसको मैं कितना बॉईल करूँगी, 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट उसका आएगा ना। तो मैं उसको कितने टाइम तक बॉईल करूँगी, मैं उसको किस टाइम तक बॉईल करूँगी कि उसका 100 डिग्री सेल्सियस जो है, कितने टाइम तक उसको हीट दूँगी कि उसका 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो और वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका आ जाए और वो बॉईल करना स्टार्ट कर दे। मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए हीट अप किया और इसने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। ये 5 लीटर्स के लिए था। तो क्या अब मैं 10 लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसको भी 10 मिनट्स के लिए मुझे हीट अप करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये डबल अमाउंट है, इसको शायद मुझे ज़्यादा करना पड़े। तो हीट जो है वो डिपेंड कर रही होती है मैस पे भी। ठीक है, यानी मैस यानी कितना उसका मैस है, हमारी ऑब्जेक्ट की अमाउंट का अमाउंट कितना है, कितनी चीज़ है हमारे पास, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी हीट। यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू जो है इस तरह से हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मैस के भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा जो होता है वो डिफरेंस को शो करवाता है, चेंजिंग को। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइन है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा क्यू। अब क्यू यहाँ पे किसको शो करवा रहा है, क्वांटिटी ऑफ हीट को, यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कितनी हीट को ज़्यादा कम करना, यानी इसकी क्वांटिटी को चेंज करना। और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब बढ़ता है, कम हो रहा होता है, चेंज आ रहा होता है उसमें वो। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी चेंज इन हीट। क्यू जो है वो हीट को शो कर रहा है, यहाँ पे हीट को यहाँ पे उससे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम मैस इंटू डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर के। अब यहाँ पे जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको ख़त्म करना होता है, तो हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं और फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे सी कांस्टेंट है, एम और जो डेल्टा टी है वो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें जो हमारे पास चेंज इन हीट है उससे मैस इंटू डेल्टा टी को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सी यहीं पे रह जाएगा और मैस इंटू डेल्टा टी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है उससे। वेयर डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, यानी बॉडी ने जो हीट अब्जॉर्ब की है डेल्टा क्यू वो, एंड सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर सिंपली स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है ये पिंक ब्लॉक। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। अब इसको देखते हैं कि हमने इसको डिफाइन कैसे करना है। यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट की वो अमाउंट होती है, यानी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑफ 1 kg मैस, 1 किलोग्राम मैस के लिए, ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो 1 किलो मैस होता है ना, जिसमें मैंने आपको वाटर की यहाँ एग्जांपल दी थी, थ्रू 1 केल्विन। अगर हम टेम्परेचर को रेज करना चाह रहे हैं, 1 केल्विन तक बढ़ाना चाह रहे हैं, किसका टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जिसका मैस 1 kg है। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए होगी वो स्पेसिफिक हीट होगी। अब मैथमेटिकली किस तरह से इसको लिखना है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि सी यहीं पे रह जाएगा और एम इंटू डेल्टा टी दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो हीट को शो कर रहा है, जो यूनिट होता है वो होता है जाउल, और नीचे यहाँ पे हमारे पास है एम इंटू डेल्टा टी। एम यानी मैस, मैस का क्या यूनिट होगा, किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, जाउल,
और ये किलोग्राम और केल्विन जो हैं ये नीचे डिवीजन की फॉर्म में हैं, तो इसको ऊपर लेके जाके हम लोग इन्वर्स में लिख देंगे। तो ये हमारे पास किसका स्पेसिफिक हीट का यूनिट आ जाता है। यहाँ जो नीचे हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि नेक्स्ट पेज तक आपके जा रहा है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें ऐसा यूनिट्स बताए गए हैं किस किस के मैथ्स के, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। यानी मैथ्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और डेल्टा क्यू के लिए क्या होगा, जाउल हीट के लिए, और टेम्परेचर के लिए क्या होगा, केल्विन। ठीक है, पहले उन्होंने मैथ्स का बताया, देन हीट के लिए जाउल, और फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन। और जो स्पेसिफिक हीट के लिए यूनिट होगा वो होगा जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये इसका यूनिट होगा। तो इस तरह से इसको ड्राइव करना है। अब मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि अगर आपको ये वाला टॉपिक शॉर्ट में आता है तो आपने किस तरह से लिखना है। शॉर्ट में अगर आता है तो आप लोग जस्ट इसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, और साथ में आप लोगों ने बताना है कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है और मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। और अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में किस तरह आप लोग लिखेंगे, पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी होती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप लोगों ने डेरिवेशंस की हेडिंग देके इसकी डेरिवेशंस लिखेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, पहले ये क्वेश्चन हो गई, सेकंड वाली ये, और फिर थर्ड पे ये, कि हमने किस तरह इसको इसकी क्वेश्चन कैसे ड्राइव की है। ठीक है, और जो यूनिट होता है वो तो डेफिनेशन के साथ ही होता है। नेक्स्ट आप लोग एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, और फिर एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और फिर बाद में बताएंगे कि इसका यूनिट किस तरह से आया है। इसी टॉपिक के साथ पेज नंबर 173 पे ये कुछ सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक हीट्स दी गई हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछी जा सकती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वाटर की, ये आपने याद करनी होती हैं, और एक सॉइल की। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो दो सब्सटेंसेस हैं वाटर और सॉइल, इसकी आप लोगों ने मस्ट याद रखनी होती है, क्योंकि ये फर्दर जो हम लोग न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें ये यूज़ होंगी। तो ये आपने खुद से याद रखनी होती है, जैसे हम लोग डेंसिटी की वैल्यू जो है वो याद रखते थे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड या किसी भी और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो FB पे इसी यूट्यूब चैनल के नेम से मैंने एक फ़ेसबुक पेज बनाया है, आप वहाँ पे DM कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।